Hello friends, welcome to our Knowledge Hub Gyatva. Today we are going to start the last chapter of class 6th SST, that is economic activities around us. So we are starting with the classification of economic activity. हम आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण से स्टार्ट करते हैं. So all these works or functions in which man involved throughout the day is called activity. They can be categorized between economic and non-economic activity. कहने का तात्पर्य है कि वे सभी कार्य जिसमें मनुष्य दिन भर शामिल रहता है गतिविधि कहलाते हैं. इन्हें आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच वर्गीकृत किया जा सकता है. द इकोनॉमिक एक्टिविटी विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड इनटू ब्रॉड ग्रुप्स कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर. समान विशेषताओं वाली आर्थिक गतिविधियों को व्यापक समूह में समूहीकृत या वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है. वी कैन क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन दिस फंक्शन एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर. हम इन कार्यों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं. ये सभी गतिविधियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट विद प्राइमरी सेक्टर. So primary sector is also called the agriculture sector. In primary activities, people are directly dependent on nature to produce goods. Throughout the world, the group of activities that extract raw materials directly from the nature, such as farming, fishing, forestry, etc., come under primary activities. India is an agriculture country and around 70% of its population based its economic activity from primary sector. For instance, milk from dairy farm, wood from jungle, coal from mines, eggs from poultry farms, fishes from tanks and lakes etc. can be categorized as the primary sector. So प्राथमिक गतिविधियों में लोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए सीधे प्रकृति पर निर्भर होते हैं. पूरी दुनिया में ऐसी गतिविधियों का समूह जो सीधे प्रकृति से कच्चा माल निकालता है, जैसे खेती, मछली पकड़ना, वानिकी आदि प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं. भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी लगभग 70% आबादी अपनी आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित करती है. उदाहरण के लिए डेयरी फार्म से दूध, जंगल से लकड़ी, खदानों से कोयला, पोल्ट्री फार्म से अंडे, तालाबों और झीलों से मछलियां पकड़ना इसके अंदर शामिल होते हैं. दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी क्षेत्र, जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं. सो द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. दिस सेक्टर इंक्लूडिंग द एक्टिविटी और द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट प्रोसेसेस आउटपुट derived from the primary sector into processed products for the sale or consumption. In secondary activities, furniture making, construction of buildings and roads, and providing utilities like electricity, water, gas, and other such necessaries come under the secondary activities. It also includes the manufacturing of products of factories and products units to process raw material from a primary sector into some other form of product that can be further sold or consumed. कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में वह गतिविधियों का समूह शामिल होता है जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त आउटपुट को बिक्री या उपयोग के लिए प्रसंस्कृत उत्पादों में परिवर्तित करते हैं. द्वितीयक गतिविधियों में फर्नीचर बनाना, भवन, सड़क का निर्माण और बिजली, पानी, गैस और ऐसी अन्य आवश्यकताओं जैसी उपयोगिताएं प्रदान करना शामिल है. इनमें कारखानों और उत्पाद इकाइयों में उत्पादों का निर्माण भी शामिल है ताकि प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को किसी अन्य रूप में संचालित किया जा सके और जिन्हें आगे बेचा और उपभोग में लाया जा सके. तीसरी कैटेगरी है टर्शियरी एक्टिविटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. दीज सेक्टर्स आर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इंक्लूड द सर्विसेज that support both primary and secondary sector, such as transportations, bankings, and management of buildings. Some examples of tertiary sector activities including fruit or vegetable vendors selling the farm products to household consumers. Teachers, doctors, lawyers, chartered accountant who provides their services to those who need them are also included in these tertiary activities. कहने का तात्पर्य है कि इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है. यह क्षेत्र गतिविधियों का एक समूह है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों को सहायता देने वाली सेवाएं शामिल हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग और इमारतों का प्रबंधन. तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण में घरेलू उपभोक्ताओं को कृषि उपज बेचने वाले फल या सब्जी विक्रेता शामिल हैं. शिक्षक, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपनी सेवाएं जरूरतमंदों को देते हैं, उन्हें भी तृतीयक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है. अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर्स, मतलब विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता. The three types of economic activities or economic sector play an important role in the process of conversion of natural raw material into finished products for final consumption.
तीन प्रकार की आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक कार्य प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उपभोग के लिए तैयार उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. These three sectors are interdependent. For example, extracting pulp from the tree to make paper and finally producing a book required all these sectors to work together. कहने का तात्पर्य तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं. जैसे पेड़ों से गूदा निकालकर कागज बनाना और अंततः पुस्तक तैयार करने के लिए तीनों क्षेत्रों का एक साथ काम करना एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है. Another example to understand the interdependence of these three sectors is the cooperatives named Anand Milk Unit Limited. In short, it is called Amul. Initially, the idea of cooperative was proposed by Sardar Vallabhbhai Patel, but it was set up in 1946 under the leadership of Tribhuvan Das Patel and Dr. Verghese Kurian. The activities of these cooperatives are interconnected in the following ways. कहने का तात्पर्य है तीनों क्षेत्रों की आपस में निर्भरता को समझने के लिए एक और उदाहरण है आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, जिसको हम संक्षेप में अमूल कहते हैं. तो अमूल नामक सहकारी संस्था शुरू में सहकारी समितियों का विचार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1946 में त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में की गई. इस सहकारी संस्था की गतिविधियों में निम्नलिखित तरीकों से आपस में जुड़ी हुई है. पहला, प्राइमरी एक्टिविटीज. सो अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज, द मिल्क used at Amul is sold in the market at the same day time. This process is the primary activity in which the product, that is milk, that is obtained directly from the natural resource, that is cow. प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अमूल में इस्तेमाल होने वाला दूध उसी दिन बाजार में बिक जाता है. यह प्रक्रिया एक प्राथमिक क्रियाकलाप है जिसमें एक उत्पाद जो दूध है सीधे प्राकृतिक संसाधनों जो गाय से लिया जाता है प्राप्त किया जाता है और उसको बाद में अपनी आय का साधन बनाया जाता है. अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज, द मिल्क इज प्रोसेस टू मेक अदर मिल्क बाय प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज एंड घीज. द्वितीय गतिविधियों के अंतर्गत दूध को अन्य उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर और घी आदि में बनाने में संसाधित किया जाता है. अंडर टर्शियरी एक्टिविटीज, Amul use trucks, wagon trains, planes and the ships to distribute its products to retail stores and other shops across Gujarat as well as other states of India to transport and sell its products. These transportation, trading and retailing are tertiary activities. कहने का तात्पर्य है कि तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत अमूल ने अपने उत्पादों को गुजरात के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में खुदरा दुकानों और अन्य दुकानों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों, वैगन ट्रेनों, विमानों और जहाज़ों का इस्तेमाल किया है. ये परिवहन, व्यापार और खुदरा बिक्री तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आती है. देयर आर मैनी अदर मिल्क ऑपरेटर ब्रांड्स लाइक अमूल इन इंडिया. सम ऑफ देम आर नंदिनी फ्रॉम कर्नाटका, मदर डेयरी इन दिल्ली एनसीआर, अविम फ्रॉम तमिलनाडु, सुधा फ्रॉम बिहार, एटसेट्रा. There is a cooperative named SEWA, SEWA, that supports women to become self-reliant. Hello everyone, let's start the exercise of chapter 14 of economic activities. Let's start with the keywords. Number 1, monetary value. So value of something measured in currency. जो भी वैल्यू, किसी भी चीज़ की कीमत जो हम लोग यदि करेंसी में मेजर करते हैं वो आपकी मॉनेटरी वैल्यू मौद्रिक कीमत कहलाती है. Number 2, economic sectors, आर्थिक क्षेत्र. The different categories of the economic activities that exist within economy is called your economic sector. Number 3, warehouses. So building with large quantities of goods are stored before being sent to shop is called your warehouses. Next is dairy. So dairy is a place on farm where milk is kept and butter, cheese and ghee etc. are made. Next point is cooperative. So a business or a organization that is owned and run by all the people who worked for it is called the cooperative. सहकारी समिति हम उसको कहते हैं. Next is middleman. So a person or a company who buys goods from the company that makes them and then sell them to the someone else, it's called your middleman. Next is pasteurization. So pasteurization is a process of preserving dairy products like milk, ghee and etc. Next is factory. So factories is a building or a set of building which with a facility for manufacturing is called factories. So retailing, the selling of good to the public in the shop is called retailing, जिसको हम थोक विक्रेता या थोक बिक्री भी कहते हैं. Next is export. To send goods etc. at any other country usually for sale is called your export. Now we are moving towards the multiple choice questions. ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम लोग रुख करते हैं. जिसमें पहला प्रश्न है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. निम्नलिखित में कौन एक ऐसा है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू मौद्रिक कीमत है. फर्स्ट, माई 2 पेयर्स ऑफ जीन्स माइट पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ. बिल्कुल हो सकता है. माई बॉस गेव मी द लेटर ऑफ एप्रिसिएशन फॉर माई डेडिकेटेड वर्क. इसमें थोड़ा मुझे डाउट है. 5 एक्सकेवेशन साइट्स हैव बीन एक्वायर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. नो, नन ऑफ द अबव. नहीं, पहला वाला जो जीन्स वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 2, which among the following is not true? Number 1, farming on agriculture field creates monetary value.
Making pickle by using mango and lemons create monetary value. Give lectures of management in MBA classes create monetary value. और the last option है आपका fight among the children during play creates monetary value. और ये आपका लास्ट ऑप्शन है, इसमें कोई monetary value इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ quarrelsome एक्टिविटी है, तो इसको हम लोग ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is classified under economic activities? Number A, primary activities. Number B, secondary activities. Number C, tertiary activities. Number D, all of them. Yes, number D is the right answer, all of them. Next question, which among the following is not a part of primary activity? इनमें से कौन primary activities का part नहीं है? A, fishing. B, agriculture. C, electricity production. D, mining. तो electricity production is a part of the secondary activity, तो ये primary activity का part नहीं है, इसलिए option C is the right answer. Next question, which among the following is a part of tertiary activity? Water supply, manufacturing, livestock rearing and transportation. So transportation is the right answer. Next question, what is the full form of Amul? So जैसा कि आप जानते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आदर्श मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड, आदर्श मिल्क यूनाइटेड लिमिटेड. तो हमारा ऑप्शन ए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड द फार्मर्स ऑफ गुजरात टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव? ऑप्शन आर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू. तो हमारा आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज अमूल फॉर्म्ड? सो ऑप्शंस आर 1946, 1947, 1948, 1949. So our right answer is 1946. Next question, which among the following personalities helped and motivated the farmers to fulfill the dreams of forming a cooperative in Gujarat? So options are Tribhuvan Das Patel, option B Dr. Verghese Kurian, option C both of them, and option D none of them. So your answer is both Verghese Kurian and Tribhuvan Das Patel. So which among the following is associated with scientific process of pasteurization? A, vegetable processing, B, milk processing, C, food processing, D, wood processing. जाहिर सी बात है, हम पास्चुराइजेशन की बात करते हैं तो पास्चुराइजेशन का संबंध सिर्फ मिल्क से है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मिल्क प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश is a unit in which goods are manufactured or various components are put together to make a final product. Option number A, dispensary, option number B, shop, option number C, factory, and option number D, laundry. तो जाहिर सी बात है, जब भी प्रोडक्शन होगा वो फैक्ट्री में ही होता है, तो फैक्ट्री इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Amul presents a set of examples for which of the following activity? Number A, primary, number B, secondary, number 3, टर्शरी एंड नंबर डी ऑल ऑफ देम. तो यस, अमूल के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों तरह की एक्टिविटी को देखा जा सकता है. ऑप्शन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज राइटली मैच्ड? कॉलम्स हैं आपके सामने, इसमें देख लीजिए, एक जगह मिल्क यूनिट दी हुई है, एक दूसरे एसोसिएट स्टेट दिए हुए हैं. सो ऑप्शन ए बिलोंग्स टू केवी एंड नागालैंड, ऑप्शन बी अविन आंध्रा, ऑप्शन सी सुधा टू तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी वर्का टू कर्नाटका. पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवी फॉर नागालैंड. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So which among the following is it true about the Amul? So options are Amul products use railway, air and shipping for transportation. B, Amul products are used to all other states in India. Option C, Amul products are exported to other countries. Option D, all of the above. तो हमारा आंसर होगा all of the above, क्वेश्चन D. Now moving towards the assertion reason based questions, जिसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं. You will mark option A if both the assertion and reason are true, but reason is the correct explanation. आपके assertion reason दोनों ठीक हैं, but reason जो है सही correct explanation दे रहा है आपके related assertion की. ऑप्शन बी आप मार्क करेंगे जब आपके assertion reason दोनों सही हैं, but आपका जो reason है वो सही explanation नहीं दे रहा है. ऑप्शन सी आप तब मार्क करेंगे जब आपका असर्शन सही है और रीज़न गलत है, और ऑप्शन डी आप तब मार्क करेंगे जब आपका असर्शन तो गलत है पर आपका रीज़न ठीक है. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. सो फर्स्ट असर्शन इज कि एक्टिविटीज़ दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये सही लगता है. एंड उसका रीज़न क्या है? सेलिंग वेजिटेबल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं. नाउ सेकेंड कि असर्शन है कि लंबरिंग इज ए पार्ट ऑफ वुड कटिंग, राइट. सो लंबरिंग इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, तो इसका आंसर दिया गया है कि लंबरिंग कैन बी डन इन फॉरेस्ट. और फॉरेस्ट भी नेचुरल रिसोर्स है, और जो भी एक्टिविटी नेचुरल रिसोर्स के साथ अट्रैक्ट होती है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती है. तो यू कैन गो फॉर ऑप्शन ए. थर्ड इज ए स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, शॉप्स एंड वेयर हाउसेज आर सेंटर ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज़, राइट. तो ये तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है. दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज. नहीं, यदि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो ये सेकंड एक्टिविटी में कहलाएगा. तो आपका रीजन गलत है, आपका एसेशन सही है, तो यू विल गो टू ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एसेशन दिया गया अमूल वाज सेटअप इन 1946 और रीजन दिया गया कि अमूल प्रेजेंट मॉडल ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी ओनली
ओनली नहीं, वो तीनों एक्टिविटीज़ को फॉर्मेट करता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो रीज़न है गलत है, एसेशन सही है, इसके लिए आप ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। सो ये रहा आपका assertion रीजन बेस्ड सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज केस बेस्ड स्टडीज़। तो हम लोग स्टडी करते हैं, पैराग्राफ है। So this is the amazing story of milk cooperative named Anand Milk Union Limited, that is Amul. It was set up in 1946 under the leadership of Tribhuvan Das Patel, who was a lawyer and a freedom fighter, and Dr. Varghese Kurian, who was an engineer who was working at a dairy factory in Mumbai. In the early 1940s, farmers in Anand district would sell milk to the neighboring villages. They would have a cycle or walk to nearby villages to sell the milk under scorching heat. As you know, milk spoiled or curdle very fast in a hot weather. The farmers have to sell the milk quickly before it could spoil. This was a lot of effort for the small amount of money they would earn. So they depended on the people called middlemen, who would buy the milk in bulk at in the major prices from the farmers and sell in the market. Many times the farmers felt cheated and harassed the middlemen. Now question number 1, what does Amul stand for? So answer is, Amul is an abbreviation for Anand Milk Union Limited. It is an cooperative in the field of milk trade. आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड जो अमूल की फुल फॉर्म है, और ये मिल्क के में एक कोऑपरेटिव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज अमूल स्टार्टअप? तो जाहिर सी बात है, आपने जस्ट अभी पढ़ा है कि 1946 के अंदर ये अमूल को सेटअप किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई देयर वाज ए नीड टू सेट ए कोऑपरेटिव लाइक अमूल? तो आप जानते हैं मिडिल मैन की वजह से, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं। सो अर्लियर द फार्मर्स ऑफ आनंद डिस्ट्रिक्ट यूज्ड टू सेल देयर मिल्क टू ए मिडिल मैन ऑन ए लोअर प्राइसेस, but they felt cheated when they realized that the middlemen used to sold their milk on a higher prices. Therefore, collectively they planned to establish a cooperative like Anand Milk Union Limited, that is Amul. Now let's move to the section based on the very short answer type questions. So here we have the first question, that is, what do you mean by monetary value? The answer is, the value of any good and services that can be measured in terms of money is called monetary value. Question number 2, what is the relevance of warehouse? So warehouse का relevance क्या है? Large building used to store products before they are sold, used or rented out of shops. It is an important part of the service sector. Now moving to next question. Why is the district of Anand so important? The answer is, Anand district is the main center of Anand Milk Union Limited. This is the first district where we find all three sectors of economy collaborating with the milk industry, right? All primary, secondary, tertiary activities are the part of the Anand Milk Industries. Okay. Now moving to next question. What is a factory? So answer is, factory denotes a building or a group of buildings where goods are manufactured. Factory also denotes the places where various components are put together to make final products. In the case of Amul, compiling, processing, pasteurizing, packaging, etc. is being done in the same building. ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री एक इमारत या इमारतों के एक समूह को दर्शाती है जहां माल का निर्माण किया जाता है। फैक्ट्री उन स्थानों को भी दर्शाती है जहां अंतिम उत्पाद बनाने के लिए विभिन्न घटकों को एक साथ रखा जाता है। अमूल के मामले में संकलन, प्रसंस्करण, पाश्चीकरण, पैकेजिंग आदि एक ही इमारत में किए जाने वाले सारे कार्य हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज कोऑपरेटिव लाइक अमूल इज प्लेइंग रोल मॉडल फॉर अदर इंडस्ट्रीज? सो इसका आंसर है, लाइक गुजरात, अदर स्टेट्स ऑल्सो इनिशिएटेड देयर डेयरी कोऑपरेटिव्स लाइक मदर डेयरी। मदर डेयरी आपकी कहाँ पे है? दिल्ली एनसीआर के अंदर है। नंदिनी इन कर्नाटका में है। अविन तमिलनाडु के अंदर है। विजया आंध्र प्रदेश के अंदर है। केवी नागालैंड के अंदर है। सुधा का मिल्क कहाँ मिलता है? बिहार में मिलता है। और वर्का का जो दूध है वो पंजाब के अंदर पाया जाता है। तो ये सारे कुछ ना कुछ कोऑपरेटिव्स हैं जो इंस्पायर्ड हैं अमूल से, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सेक्टर? तो इसका आंसर है, the main groups that include various activities that help with the economic prosperity of any nation is called economic sector. So there are three broad categories. First is primary sector, second is secondary sector, third is tertiary sector. Primary, secondary, tertiary sector आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में और पीछे चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ा है। Question number 2, what do you mean by primary activities? So economic activities in which people are directly dependent on the nature to produce goods are known as the primary activities. For example, agriculture, mining, dairying, fishing, livestock rearing, forestry, etc. Now let's move to the next question. What do you mean by secondary activities? So answer is, so all the groups or sectors that involve processing of raw material derived from primary sector into products of sale or consumption. For example, you can say manufacturing, construction, solar power, electricity production, all these are the part of your manufacturing secondary sector.
Next question, what do you mean by tertiary activities? The answer is tertiary group of activities involve the provision of services which complement both primary and secondary sector. This sector is also called service sector. For example, transportation, communication, trade and logistics, healthcare and banking. Right? Question number 5. What was the problem of middlemen in Anand? Anand में middleman की problem क्या थी? The answer is in 1940s the small farmers used to sell their milk in nearby villages under hot climate. If they would fail to do so, the milk would be spoiled. There was no option left for them except to sell the entire milk to a middleman, that is bicholia, so that they could skip their loss. But the problem was that the person did not pay them desired price of the commodity they want to sell. The middleman purchased it on a low price and sell it at a higher prices. Thus, middlemen caused huge loss to the dairy farmers. कहने का मतलब है 1940 के दशक में छोटे किसान अपना दूध गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में बेचते थे, ट्रॉपिकल रीजन बेचते थे। अगर ये ऐसा नहीं करते थे तो उनका दूध खराब हो जाता था। किसानों के पास सारा दूध बिचौलियों को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता था जिससे उनको नुकसान न उठाना पड़े। लेकिन समस्या यह थी कि वह व्यक्ति उन्हें उन वस्तु का मनचाहा मूल्य नहीं देता था जिस पे वो बेचना चाहते थे। बिचौलिया उनसे कम कीमत पर खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था। इस तरह बिचौलियों ने डेयरी किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, how and when did Amul start working? So answer is in 1946 some dairy farmers clubbed together influenced by the far-sighted approach of Sardar Vallabhbhai Patel. They followed popular leader like Tribhuvandas Patel and engineer Verghese Kurian. This initiative cooperatively called Anand Milk Unit Limited. Question is, what is pasteurization? So pasteurization is a process in which milk is preserved by heating to a specific temperature. Purpose is to kill harmful bacteria. Through this, milk could be preserved for a long time and could be converted into many byproducts. So this is the way by which dairy farmers could increase their income. So pasteurization एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके संरक्षित किया जाता है। इसका उद्देश्य हानिकारक बैक्टीरिया को मारना है। इसके माध्यम से दूध को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है और इसे कई उप उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि घी, मक्खन, ये सब। यह वह प्रक्रिया है जिससे डेयरी किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अब मुड़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हाउ अमूल प्रेजेंटेड ए मॉडल ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ए सिंगल विंडो। एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्टिंग मिल्क इज ए द पार्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग, that is in terms of pasteurizing, preserving and converting into the byproducts is a part of secondary activity, while managing the market and financial issues and the transportation it to the other parts of India is the part of your tertiary activity। इस तरह से हम लोग तीनों को इसके अंदर देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, सारांश हम देखते हैं कि दूध निकालना और इकट्ठा करना प्राथमिक गतिविधियों का हिस्सा है। उसके बाद प्रसंस्करण, पाश्चुरीकरण, संरक्षण और उप उत्पाद में परिवर्तन करने की दृष्टि से द्वितीय गतिविधियों का हिस्सा है, जबकि बाजार और वित्तीय मुद्दों का प्रबंधन व उसे भारत के अन्य भागों तक पहुंचाना ये तृतीय गतिविधि के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं हम लोग। व्हाट इज रिटेलिंग? भाई खुदरा बिक्री क्या है? सो रिटेलिंग इज द सेल ऑफ गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रादर देन फॉर रिसेल। वंस द डेयरी फार्मर्स सेल देयर मिल्क इन द मिल्क शॉप ओनली, बट आफ्टर द इनिशिएटिव टेकन बाय अमूल दैट मिल्क इज सोल्ड इन रिटेल शॉप। सो खुदरा बिक्री क्या है? जो खुदरा बिक्री अंतिम उपभोक्ता के उपभोग के लिए छोटी मात्रा में वस्तुओं का बिक्री है, ना कि पुनर्विक्रय के लिए। एक समय था जब डेयरी किसान अपना दूध केवल दूध की दुकानों में बेचते थे, लेकिन अमूल द्वारा की गई पहल के बाद दूध खुदरा दुकानों में ही बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सपोर्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सो इसका उत्तर है गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स एंड कंज्यूमर्स इन अदर कंट्री। अमूल प्रेजेंट ए मॉडल टू अदर स्टेट्स। This brought the bumper production of milk not only in India but outside India too. This sudden growth is called the cooperation flood or white revolution. Hence, exporting milk to other countries become a major activity of India. कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं और सेवाएं जो एक देश में उत्पादित की जाती हैं और दूसरे देश में खरीदारों या उपभोक्ताओं को बेची जा सकती हैं, अमूल ने दूसरे राज्यों के सामने एक मॉडल पेश किया है। इससे न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी दूध का बम्पर उत्पादन हुआ। इस अचानक वृद्धि को ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसीलिए दूसरे देशों को दूध निर्यात करना भारत की प्रमुख गतिविधि बनाई गई। अब हम चलते हैं उस सेक्शन की जिसका संबंध है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ। सो आवर क्वेश्चन इज, हाउ डज द कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प ए फार्मर? तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव फर्म्स इन ए जनरल हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन, मटेरियल, मनी एंड रिसोर्सेज विच इंक्रीज द इरिगेशन सिस्टम एंड लैंड प्रोडक्टिविटी।
Through cooperative, the member of the consumer control their own supplies and thus middleman's profit is eliminated. Cooperative assist farmers by providing them better seeds, tools and training to grow their income. For example, Amul eliminated middlemen and purchased milk directly from daily farmers. Hence, Amul was able to ensure that the farmers get better market access and fair price for their product. कहने का मतलब क्या है कि सरकारी फर्मों ने सामान्य रूप से लोगों की संख्या, सामग्री, धन और संसाधन में वृद्धि की है, जिससे सिंचाई प्रणाली और भूमि उत्पादन में वृद्धि हुई है। अमूल के अलावा भी कई ऐसी जगह जहां कोऑपरेटिव फार्मिंग काम करती है। सहकारी समितियां किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए बेहतर बीज, उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करने में उनकी सहायता करती है। जैसे कि अमूल ने बिचौले को समाप्त कर दिया और किसानों से सीधा दूध खरीदा। इसीलिए अमूल ये सुनिश्चित करने के लिए सक्षम था कि किसानों को बेहतर बाजार पहुंच और उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। नेक्स्ट मूव टू द एनसीईआरटी जोन। एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी सेक्टर, गिव 2 एग्जांपल्स। सो इसका आंसर है, द प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द नेचर। दिस इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। These activities provide base to the national economy. They provide raw material needed for further processing. The secondary sector, on the other hand, has involved transforming these raw materials into finished goods through manufacturing and construction. It adds value to the products extracted from the primary sector. For example, extracting milk is the part of primary activity, while using this milk as a raw material to make byproducts और लाइक स्वीट्स एंड घी एंड बटर इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसा कि इसका कहने मतलब ये है कि प्राथमिक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हैं, जैसे कि प्रकृति से कच्चा माल निकालना, उससे कृषि, मछली पकड़ना। इसमें कृषि, मछली पकड़ना, खनन और वानिकी शामिल हैं। ये गतिविधियाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बाजार प्रदान करती हैं। ये आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदान करते हैं। दूसरी ओर द्वितीय क्षेत्र में इन कच्चे माल को निर्माण और निर्माण के माध्यम से तैयार माल में बदलना शामिल है। यह प्राथमिक क्षेत्र से निकाले गए उत्पाद में मूल्य जोड़ता है। उदाहरण के लिए दूध निकालना प्राथमिक गतिविधियों का हिस्सा है, जबकि इस दूध को कच्चे माल के रूप में उप उत्पाद में मिठाई या अलग तरह के पनीर वगैरह में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग करना द्वितीय गतिविधियों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड ऑन द टर्शियरी सेक्टर, इलस्ट्रेट विद फ्यू एग्जाम्पल्स। इसका उत्तर है, the secondary sector depend highly on the tertiary activities for smooth functioning of its operations. The tertiary activities provide essential services such as transportation, banking, communication, which support the production and the distribution process in their secondary activities. For example, tertiary activities provide services if a furniture maker desired to make furniture for new office complex. The raw material of this would be wood, which could be extracted from the nearest jungle, forest, and the processed products would be sent to the office complex through transportation only. This example shows that secondary sector depend on the tertiary sector. कहने का मतलब है कि द्वितीय क्षेत्र अपने परिचालन को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए तृतीय गतिविधियों पर अत्यंत निर्भर करते हैं। तृतीय गतिविधियां परिवहन, बैंकिंग, संचार और खुदरा जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं, जो उनकी द्वितीय गतिविधियों में उत्पादन और वितरण प्रक्रिया का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए तृतीय गतिविधियां सेवाएं प्रदान करती हैं। यदि कोई फर्नीचर निर्माता नए कार्यालय परिसर के लिए फर्नीचर बनाता है तो वो आपके द्वितीय क्षेत्र के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपसे कोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गिव एन एग्जांपल ऑफ द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, शो इट यूजिंग ए फ्लो डायग्राम। सो आंसर है इसका, इफ वी टेक ट्री वुड एज ए रॉ मटेरियल, इट फर्दर लीड्स टू द प्रोवाइड्स and support the industries like furniture, paper industry, medicine, pharmaceuticals, etc. So these raw materials are further processed into various byproducts in the industry and factories. Here comes the secondary activities. The activities there is a huge requirement of the transportation, banking or financial services, advertisement, insurance, etc. All these services come under the tertiary activities. कहने का अर्थ है कि यदि हम कहते हैं लकड़ी जो कच्चे माल के रूप में हमें जंगल से मिलती है को आगे ले आकर फर्नीचर, कागज़ उद्योग, दवा, फार्मास्यूटिकल आदि जैसे उद्योगों में सहायता प्रदान करता है। इन कच्चे माल को उपयोग और कारखानों में विभिन्न उत्पादों में संचालित किया जा सकता है। यहाँ द्वितीय गतिविधियाँ आती हैं। इन गतिविधियों में परिवहन, बैंकिंग या वित्तीय सेवाएं, विज्ञापन, बीमा आदि को बहुत आवश्यकता होती है। ये सभी सेवाएं तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि द्वितीय सेवाएं और तृतीय सेवाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं।